ज्ञानेंद्रपति जी की कविता बीज व्यथा। वे बीज जो बखारी में बंद, कुठलों में सहेजे, हंडियों में जुगोए, दिनों दिन सूखते, देखते थे मेघ स्वप्न। चिलकती दोपहरिया में उठगी देह की मूंदी आँखों से, उनींदे गेह के अनमुद गोखों से निकलकर खेतों में पीली तितलियों की तरह मंडराते थे। वे बीज अनन्य अन्नों के एकल बीज, अनादि जीवन परंपरा के अंतिम वंशज, भारत भूमि के अन्नमय कोश के मधुमय प्राण तितलियों की तरह ही मार दिए गए। मरी पूर्वी तितलियों की तरह ही नायाब नमूनों की तरह जतन से संजो रखे गए हैं वे। वहाँ सुदूर पश्चिम के जीन बैंक में, बीज संग्रहालय में। सुदूर पश्चिम जो उतना दूर भी नहीं है, बस उतना ही जितना निवाले से मुंह। सुदूर पश्चिम जो पुरातन मायावी स्वर्ग का है अधुनातन प्रतिरूप। नंदनवन अनिनद्य जहाँ से निकलकर आते हैं वे पुष्ट दुष्ट संकर बीज। भारत के खेतों पर छा जाने दुबले एकल भारतीय बीजों को बहियाकर आते हैं वे आक्रांता बीज, ठिड्डी दलों की तरह छाते आकाश, भूमि को अंधराते, यहाँ की मिट्टी में जड़ें जमाने, फैलने फूलने। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के जहरीले संयंत्रों की आयातित तकनीक आती है पीछे पीछे। तुम्हारा घर उजाड़ कर अपना घर भरने वाली आयातित तकनीक, यहाँ के अन्न जल में जहर भरने वाली शिशु मुख से लगी माँ की छाती के अमृतोपम दूध तक में कहर ढाने वाली बगैर कुहराम। वे बीज भारत भूमि के अद्भुत जीवन स्फुलिंग, अन्नात्मा अनन्य, जो यहाँ बस बहुत बूढ़े किसानों की स्मृति में ही बचे हुए हैं। दिनों दिन धुंधलाते दूर से दूरतर, खोते जाते निर्जल अतीत में। जाते जाते हमें सजल आँखों से देखते हैं, कि हाँ, हमारी भी आँखें सजल, कि उन्हें बस अंजुरी भर ही जल चाहिए था जीते जी सिंचन के लिए, और अब तर्पण के लिए बस अंजुरी भर ही जल। वे नहीं हैं आधुनिक पुष्ट दुष्ट संकर बीज, क्रीम पाउडर की तरह देह में रासायनिक खाद कीटनाशक मले, बड़े बड़े बांधों के डुबाव जल के बाथ टब में नहाते लहे। कविता थी ज्ञानेंद्रपति जी की, जिनका भावुक कवि मन पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दों पर दृष्टि डालती है और हमारा ध्यान भी उस ओर खींचती है। जल प्रदूषण से संबंधित उनकी कविता नदी और साबुन काफ़ी प्रसिद्ध है। वो कुछ यूँ जाता है। नदी तू इतनी दुबली क्यों है और मैली कुचैली, मरी हुई इच्छाओं की तरह मछलियाँ क्यों उतराई हैं तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल में। ये जीव जंतुओं के साहचर्य से जल विकृत नहीं होता, किंतु कल कारखानों ने जल की शुचिता को संकट में डाल दिया। इसलिए कवि ने यूँ लिखा, किसने तुम्हारा नीर हरा, कल कल में कलुष भरा, बाघों के जुटाने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल। आह, लेकिन स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते बैंगनी हो गई तुम्हारी शुभ्र त्वचा। हिमालय के होते भी तुम्हारे सिरहाने हथेली भर की एक साबुन की टिकिया से हार गई तुम युद्ध।
उनकी एक कविता प्यासा कुआं, जहाँ सबको पानी देने वाला कुआं आज प्लास्टिक कूड़ादान बन गया है और बेचारा कुआं खुद प्यासा हो गया है। उसकी कुछ पंक्तियाँ यूँ जाती है। पानी पीकर अन्य मनस्क फेंकी गई एक प्लास्टिक बोतल, अब हैंडपंप की उसे चिढ़ाती आवाज़ भी नहीं सुन पड़ती। एक गहरा सा कूड़ादान है वह अब, उसकी प्यास सिसकी की तरह सुनी जा सकती है अब भी। अगर तुम 2 पल उस औचक बुढ़ाए कुएं के पास खड़े हो चुप। तो इस प्रकार की कविताएं ज्ञानेंद्रपति जी की प्रकृति से संबंधित, प्रकृति पर मानव जो क्रूरता करता आ रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कवि ज्ञानेंद्रपति। इन कविताओं को सही मायने में समझने के लिए एको क्रिटिसिज्म या फिर पर्यावरण विमर्श की पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। ज्ञानेंद्रपति जी अपने समय के अर्थात उत्तराधुनिकतावादी युग के कवि हैं और उत्तर यथार्थवादी स्थिति यह है कि अब मानव समझने लगा है कि धरती बचेगी तो हम भी बचेंगे। पर्यावरण को बड़े पैमाने में हानि पहुंचाने के बाद आज मानव उन तमाम विकास पर थूकता नजर आता है जो प्रकृति के नाश पर केंद्रित है। विकास के नाम पर मानव पर्यावरण के ऊपर मनमानी करता आ रहा था। लोग मानो भूल गए कि विकास उजाड़ता भी है और वह स्थानीय स्रोतों, परंपराओं और इतिहास से मुक्त भी करता है। यहाँ बीज की व्यथा भी यही है। जो स्थानीय बीज हैं और जो पारंपरिक कृषि के तकनीक हैं वे सब इतिहास से मुक्त कर दिए गए। 1960s के आसपास जब भारत में कृषि की अवस्था दयनीय थी, तब उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति से बीज मंगाने शुरू किए। अपनी उच्च उत्पादन के कारण उन्हें HYV अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता था और सर्वप्रथम 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में इन HYV का प्रयोग किया गया और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। ये सब तो आपको वैसे पता ही होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन वगैरह बीजों के महत्व को महसूस करते हुए वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। प्रारंभ में HYV अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया। मैक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल की उन्नत किस्मों का आयात किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी की मुख्य विशेषता में एक यह है कि उनकी परिपक्वता की अवधि बहुत कम थी, जिससे किसानों को वर्ष में कई फसलें उगाने के अवसर मिले। हाइब्रिड वैरायटी में उत्पाद भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी, लेकिन पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYV के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक एवं कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। यांत्रिक तकनीक एवं रासायनिक तकनीक की ज़रूरत पड़ी। फलस्वरूप अंधाधुंध हानिकारक रासायनिकों का प्रयोग किया जाने लगा। हाइब्रिड वैरायटी में भी यही दिक्कत होती है। जैसे इन लोगों के किसी को AC में रखना पड़ता है, कोई मात्र डॉग फूड ही खाता है, किसी को नियमित रूप से ग्रूमिंग करना पड़ता है, बालों को हमेशा कंघी करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। और ये महाशय जो हमारे अपने हैं किसी भी परिस्थिति में जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दो खा लेंगे, बारिश धूप कोई परवाह नहीं। हमारे पारंपरिक बीज भी ऐसे ही हैं। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1991 में भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, उदारीकरण
लिबरलाइजेशन, मुक्त बाज़ार वगैरह वगैरह, जो भी नाम से पुकारें, सच कहें तो यह एक वैश्विक पूंजीवाद का एक नया एवं ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा विध्वंसकारी दौर था। फलस्वरूप खेती के हर पहलू में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ हुई। खेती का स्वावलंबन पूरी तरह समाप्त करके उसे बाज़ार केंद्रित, बाज़ार आधारित, बाज़ार निर्भर बनाया गया और इस बाज़ार को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ा गया और हमारी पारंपरिक बीज हमारी धरती में अंकुरित होने का स्वप्न देखती हुई जा पहुंची जीन बैंक में। इसे सीड वॉल्स भी कहते हैं अथवा सीड बैंक। इसका मकसद ये है कि जो दुर्लभ प्रजातियां हैं बीजों की, जिनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है, ऐसी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए बीजों या जीवों के जो जीन है, जो हम कहते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होता है, उसे जीन बैंकों या सीड बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी आपदा की स्थिति में इन जीन्स या बीजों से संबंधित प्रजाति को फिर से पैदा किया जा सके। तो कविता की पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे, तो चलते हैं कविता की ओर। वे बीज जो बखारी में बंद, कुठलों में सहेजे, हंडियों में जुगोए, दिनों दिन सूखते देखते थे मेघ स्वप्न। चिलकती दोपहरिया में उठंगी देह की मूंदी आँखों से, उनींदे गेह के अनमुद गोखों से निकलकर। कविता की विस्तृत व्याख्या की ओर जाते हैं। बीज अपने आप को कब सार्थक पाता है? बीज की सार्थकता तब होती है जब उर्वर मिट्टी की गोद में उचित वातावरण पाकर वह अंकुरित होता है। लेकिन यहाँ हमारे पारंपरिक नस्ल के बीज बखारी में बंद हैं। वे बीज जो बखारी में बंद, बखारी मतलब ये जो आप देख रहे हैं, बखारी वो होती है जहाँ अनाज को भंडारित किया जाता है। इन बीजों का इस्तेमाल अगले मौसम में बोने के लिए किया जाता है। बखारी को ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, क्योंकि भंडारित अनाज के प्रमुख शत्रु हैं सीमा से ज़्यादा नमी, कीट व्याधियाँ, चूहे वगैरह। काफ़ी रोचक लग रहे हैं ना ये बखारी, कुछ तो झोपड़ी जैसे लगते हैं। और इसका देखिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तो देखिए क्या इंजीनियरिंग है। तो इस प्रकार वे बीज जो बखारी में बंद, कुठलों में सहेजे। कुठले कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े बर्तन होते थे जिसमें बीजों को सहेज कर रखा जाता था, काफ़ी सावधानी से रखा जाता था। कुछ राज्यों में यूं भी बीजों को सुरक्षित रखा जाता था। आज के जनरेशन के बच्चों के लिए ये काफ़ी नया अनुभव है। किसान मिट्टी को भूसे से रीइंफोर्स करके अर्थात प्रबलित करके अन्नागार बनाते थे, जिसको डेहरी भी कहा जाता था। इनमें कई लोग नीम की सूखी पत्तियां बिछाकर बीजों को सुरक्षित रखते थे ताकि कीटों का आक्रमण न हो। तो वे बीज जो बखारी में बंद, कुठलों में सहेजे, हंडियों में जुगोए। हंडी कुछ इस तरह का होता था जिसमें बीज जुगोए जाते थे। ये देखिए, ये काफ़ी एहतियात बरतकर बीजों को बखारी में बंद करके किसान रखते थे। वे वहाँ मानो दिनों दिन सूखते मेघ स्वप्न देखते जाते। यहाँ बीज की व्यथा और किसानों की व्यथा मानो मिलकर एकाकार हो जाती है। बीज अपनी सार्थकता कब महसूस करता है? तभी ना जब वो मिट्टी की गोद में विलीन होकर उचित जलवायु में यूं इस तरह अंकुरित हो। भारतीय किसान की चाह भी यही है कि हमारे पारंपरिक बीज को बोएं, लेकिन नहीं, हमारे पारंपरिक बीज स्मृति में मानो खो गए हैं और बेचारा किसान हाइब्रिड वैरायटी के बीजों को बोने के लिए मजबूर है। और देखिए वो किसान स्वप्न देखता है, क्या देखता है कि चिलकती दोपहरिया, दोपहर का वक्त
और सूरज अपनी पूरी तीक्ष्णता के साथ ज्वलित है। उठंगी देह की मूंधी आंखों से, मानो किसान का देह उठंगी होकर बैठा है। उठंगी बैठना मतलब आप जब लेटे हुए अवस्था से तनिक उठकर पीठ के सहारे से बैठ जाते हैं, उसे कहते हैं उठंगी बैठना। तो किसान की आंखें मूंदी हैं। अपने पारंपरिक बीजों को न बो पाने का दुख एवं आलस्य किसान की शारीरिक अवस्था में भी देखी जा सकती है। कविता यूँ आगे बढ़ती है। उनींदें गेह के अनमुद गोखों से निकलकर। उनींदें का अर्थ निकलता है जिसको नींद नहीं आती है, परेशान है, अतः नींद की कमी है और इस कारण किसान की कुटिया मानो उनींदे हैं, शिथिल है, अलसाया हुआ है। हमें ऊर्जा कब मिलती है? जब नींद भरपूर मिलती है, लेकिन यहाँ किसान भी परेशान है और अनमुद गोखों से निकलकर उसके स्वप्न में वे बखारी में बंद बीज बाहर पसर जाते हैं। ये गोख मतलब संस्कृत के गवाक्ष शब्द से बना है। इसका दो अर्थ निकलता है, एक तो गाय की आँख है और यहाँ मतलब है कुटिया में जो हवा को आने जाने के लिए झरोका बनाया जाता है छोटा सा, उसी को गोख कहा जाता है। ये गोख खिड़की की तरफ बंद नहीं किए जा सकते, छोटे छोटे होते हैं जहाँ से हवा और रोशनी अंदर पहुँच सके। उन्हें अनमुद गोख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे खिड़की की तरह हम बंद नहीं कर सकते। तो इन्हीं गोखों से निकलकर उनींदे गेह के, गेह घर, उनींदे गेह घर, किसान का घर उनींदा है, अलसाया हुआ है क्योंकि परेशानी से उसे नींद भी नहीं आ रही है। उनींदे गेह के अनमुद गोखों से निकलकर, उसकी जो कुटिया के जो अनमुद गोखे हैं वहाँ से निकलकर मानो उसका स्वप्न मेघ के समान उड़ता हुआ बाहर जाता है। तो यहाँ दो है, एक बीज की व्यथा है, बीज अपने आप को सार्थक नहीं कर पा रहा है, दूसरा किसान अपने पारंपरिक बीजों को नहीं बो पा रहा है, मजबूर है हाइब्रिड वैरायटी को खरीदने के लिए। बाजार तंत्र इस प्रकार छा गया है कि किसान अपने पारंपरिक बीज को नहीं बो पा रहा है और उसे ये दुख बहुत अधिक सताती है। और ये कवि मन ने उसे पहचाना और वो लिखते हैं, वे बीज जो बखारी में बंद, कुठलों में सहेजे, हंडियों में जुगोए, दिनों दिन सूखते, देखते थे मेघ स्वप्न। चिलकती दोपहरिया में उठंगी देह की मूंदी आँखों से, उनींदे गेह के अनमुद गोखों से निकलकर, कुछ यूं उनका स्वप्न उड़ता हुआ जाता है। इस प्रकार हमारे पारंपरिक बीज किसानों के स्वप्न बनकर मेघों के समान मंडराते हुए उनके उनींदे गेहों के अनमुद गोखों से निकलकर खेतों में पीली तितलियों की तरह मंडराते थे। वे बीज अनन्य अन्नों के एकल बीज कवि यूँ कहते हैं कि वो एक जेन्युइन जो हमारा ट्रेडिशनल है उसका जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो एकल है, यूनिक है। और उस एकल बीज में क्या है? अनादि जीवन परंपरा के अंतिम वंशज हैं वे। उसमें अनादि जीवन परंपरा का जो बीज है वो आज एंडेंजर्ड है, खतरे में है। उसका और आगे उसका वंश जो है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो मानो अंतिम वंशज बन गया है। खेतों में पीली तितलियों की तरह वो बीज मंडराते लगे उस स्वप्न में किसान के। ये बीज खास बीज हैं जो अनन्य अन्नों के एकल बीज हैं और जिसमें अनादि जीवन परंपरा निहित है, लेकिन वो अब अंतिम वंशज बन गए हैं। ये जो एकल बीज है भारत भूमि के अन्नमय कोश के मधुमय प्राण थे। भारत भूमि का जो अन्नमय कोश है उसके मधुमय प्राण थे ये बीज, लेकिन उनका क्या हुआ? तितलियों की तरह ही मार दिए गए। जिस प्रकार बड़ी मात्रा में कीटनाशनियों का जब हुआ प्रयोग, तितलियां जैसे मारी गई, मरी पूर्वी तितलियों की तरह ही इन बीजों का भी हाल हुआ।
और अब इनका क्या हाल है, नायाब नमूनों की तरह जतन से संजो रखे गए हैं। वे कोई ख़ास स्पेसिमेन की तरह, बड़े स्पेशल स्पेसिमेन की तरह काफ़ी जतन से उन्हें संजो कर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? वहाँ सुदूर पश्चिम के जीन बैंक में। जीन बैंक जहाँ सीड बैंक होता है, जहाँ जेनेटिक इंजीनियर्स उसमें हेर फेर करते हैं, उसका क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो हाइब्रिड बना देते हैं। वहाँ सुदूर पश्चिम के जीन बैंक में, जिसे बीज संग्रहालय भी कहते हैं, वहाँ सुदूर पश्चिम कवि कहते हैं वो उतना सुदूर भी नहीं है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इतना सुगम बन गया है कि पश्चिम उतना सुदूर भी नहीं है। सुदूर पश्चिम जो उतना दूर भी नहीं है, बस उतना ही जितना निवाले से मुँह, जैसे हम भोजन का जो कौर लेते हैं मुंह की ओर, निवाला कहते हैं उसे, तो उस हमारी मुट्ठी में जो भोजन है, जो हम लेकर थाल से लेकर अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, बस उतनी ही दूरी है आज पूरब और पश्चिम की। कम्युनिकेशन के दौर में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौर जो भी देखें, इतनी ही दूरी बची हुई है। सुदूर पश्चिम उतना भी दूर नहीं है। तो ये जो बीज हैं आज नायाब नमूनों की तरह जतन से संजो रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? सुदूर पश्चिम के जीन बैंक में, बीज संग्रहालय में। सुदूर पश्चिम जो उतना दूर भी नहीं है, बस उतना ही जितना निवाले से मुँह। सुदूर पश्चिम जो पुरातन मायावी स्वर्ग का है अधुनातन प्रतिरूप। कवि यहाँ पश्चिमी राज्यों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वो आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे वो मायावी स्वर्ग है जहाँ नंदनवन है अनिनद्य। नंदनवन जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र देवता, जो कि देवताओं के देवता कहे जाते हैं, उनकी नगरी के रूप में विख्यात है। और वहाँ नंदनवन में पारिजात, मंदार, कल्पवृक्ष, संतान तथा हरिचंदन जैसे इन 5 देव वृक्षों की उपस्थिति थी। और वहाँ सब सुख ही सुख था, मतलब नंदनवन में। तो वहाँ नंदनवन के समान जो मायावती स्वर्ग था, वहाँ के नंदनवन के समान आजकल पश्चिमी राज्य बन गए हैं, जहाँ से बीज निकल कर आते हैं पुष्ट दुष्ट संकर बीज। देखिए, इसे पुष्ट भी कहते हैं, उसी तरह दुष्ट भी उन्होंने कहा है। पुष्ट इसलिए है कि उन बीजों से, उन हाइब्रिड बीजों से काफ़ी उत्पाद बढ़ता है। दुष्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खींचता है और बहुत सारे कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है। तो कवि यहाँ कहते हैं ये जो पश्चिम के जो जीन बैंक हैं, जहाँ हमारे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल बीज जो बहुत कम पानी में जी लेते थे, उन्हें वहाँ जाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहारे क्रोमोसोम और जीन्स उसमें बदलाव, हेर फेर करके उसे हाइब्रिड बनाकर उसे पुष्ट तो करते हैं, साथ ही दुष्ट भी बनाकर यहाँ पूरब की ओर भेजते हैं। तो ये जो सुदूर पश्चिम है, जो उतना दूर भी नहीं है, हमारे निवाले से मुँह तक की दूरी तक ही है, वो आजकल हमारा पुरातन मायावी स्वर्ग का प्रतिरूप बन गया है अधुनातन। और वो नंदनवन के समान बन गया है, जहाँ सब सुख ही सुख है, जहाँ से जो भी निकलता है अच्छा ही निकलता है, ऐसे माना जाता है। और यहाँ देखिए, ये जीन बैंक अपने आप को ऐसे समझते हैं कि वो जो भी जेनेटिकल हेर फेर जो कुदरत ने दिया है जीन्स, उसमें हेर फेर करके वो जो पश्चिम वाले यहाँ भेजते हैं, कवि कहते हैं वे पुष्ट तो हैं, लेकिन हैं तो दुष्ट संकर बीज। ये जो पुष्ट दुष्ट संकर बीज हैं, वो क्यों आते हैं यहाँ पश्चिम से? आते हैं भारत के खेतों पर छा जाने के लिए। दुबले एकल भारतीय बीजों को बहिया कर, जो भारतीय बीज हैं, जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, उन्हें कभी दुबले कहते हैं, एकल कहते हैं, मतलब वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं पश्चिम के बीजों के सामने। उन्हें बहिया कर आते हैं वे आक्रांता बीज। ऐसे आक्रांता बीज हैं जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं। कवि यूँ कल्पना करते हैं जैसे टिड्डी दलों की तरह छाते आकाश। टिड्डी दलों का आक्रमण आपने कभी देखा होगा। देखिए,
यूँ होता है टिड्डियों का आक्रमण। इससे काफ़ी परेशानी होती है किसानों को, पूरे खेत में छा जाते हैं। इसे हैंडल करना सरकार के लिए भी किसानों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, टिड्डियों का इस प्रकार एक बड़े ग्रुप में आक्रमण करना। तो इस प्रकार आते हैं टिड्डी, जैसे आक्रमण करते हैं वैसे ही ये संकर बीज भी उसी प्रकार आक्रांत होकर आते हैं। भूमि को अंधराते, यहाँ की मिट्टी में जड़ें जमाने। वो वेस्ट से आ रहे हैं यहाँ ईस्ट में अपनी जड़ें जमाने, फैलने फूलने। जैसे कभी हमारे भारत पर उन्होंने उपनिवेश बनाया था, हमें यहाँ आकर अपनी जड़ें जमा ली थीं और हमारी पूरी संपत्ति को लूट कर चले गए थे। अब आ रहे हैं जीन बैंकों से बीज हमारे यहाँ की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाने, फैलने फूलने। और रासायनिक खादों और कीटनाशकों के जहरीले संयंत्रों की आयातित तकनीक आती है पीछे पीछे। पूरा खेती का ये जो तंत्र है, बाज़ार तंत्र से इस प्रकार खास करके उदारीकरण के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद ऐसा हो गया है कि जो भी रासायनिक खादों का, जो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रासायनिक खाद बैंड हैं, जिन पर पाबंदी लगाई गई है, वो यहाँ आराम से उसका उपयोग किया जाता है। जहरीले कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और जो भी ये टेक्नोलॉजी वो उसके साथ साथ आ जाती है हाइब्रिड वैरायटीज़ के साथ, क्योंकि इनको जीवित रह, इनके उत्पादन अधिक मिलता है, लेकिन इनको जीवित रहने के लिए काफ़ी रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है और कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारा घर उजाड़ कर अपना घर भरने वाली आयातित तकनीक, ये तुम्हारा घर उजाड़ रही है। हमारा अपना ट्रेडिशनल जो खेती का, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते थे, गोबर डालकर जो भी खाद हम डालते थे, उसको छोड़कर अब तो आयातित तकनीक आ गई है और हमारा घर उजड़ रहा है। यहाँ के अन्न जल में जहर भरने वाली, यहाँ का पानी, यहाँ का जल पूरा जहरीला हो गया है। जहर भरने वाली शिशु मुख से लगी माँ की छाती के अमृतोपम दूध तक में कहर ढाने वाली बगैर कोहराम। देखिए कितने आराम से, बिना किसी कोहराम मचाए एकदम शांत होकर जहर फैल रहा है हमारे यहाँ। यहाँ तक कि माँ की छाती से जो अमृत समान दूध निकलना चाहिए, उसमें भी विष ही निकल रहा है। हमारे केरल में भी आपको पता है एंडोसल्फान जो छिड़का जाता है, जो बैंड है कई कंट्रीज़ में, और वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं आपने देखा होगा कभी। इतनी दयनीय अवस्था है। कई सालों बाद पता चला कि जो ये केमिकल्स ये स्प्रे करते हैं ऊपर से, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो वहाँ रह जाता है और मिट्टी के भीतर से जो हम कुओं से जो पानी पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। और एंडोसल्फान की पीड़ित इन बच्चों का मुंह देखकर हमें पता चलता है उसका इफ़ेक्ट कितना गहरा है। जहर भरने वाली शिशु मुख से लगी माँ की छाती के अमृतोपम दूध तक में कहर ढाने वाली बगैर कोहराम। उसे कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है हमारी धरती में। हमारे अपने बीज जो यूनिक थे उन्हें वहाँ बीज संग्रहालय में बंद करके रखा है, वहाँ उस पर जेनेटिक हेराफेरी हो रही है और यहाँ उनके दुष्ट पुष्ट संकर बीज हमारे ज़मीन में ऐसे कोहराम मचा रही है, जहर घोल रही है कि हम देखते ही कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसान कुछ कर नहीं पा रहा है। बाज़ार तंत्र यूँ छा गया है कि किसान मजबूर है उन जेनेटिकली मैनिपुलेटेड उन बीजों को खरीदने के लिए, जो भारत भूमि के अद्भुत जीवन स्फुलिंग थे, जो अन्नात्मा अनन्य, जो यहाँ बस बहुत बूढ़े किसानों की स्मृति में ही बचे हुए हैं। वे जो पारंपरिक बीज थे वो भारत भूमि के अद्भुत जीवन स्फुलिंग थे। अगर उन्हें भारत की भूमि में बोने का अवसर मिलता तो वे अद्भुत जीवन स्फुलिंग सिद्ध होते। अन्नात्मा अनन्य थे वो, दुर्लभ था कहीं और उस प्रकार का बीज। लेकिन अब क्या है, जो बस बहुत बूढ़े किसानों की स्मृति में ही बचे हुए हैं। बूढ़े किसान
अब उसकी स्मृति में जीते हैं। अब बूढ़े किसानों की जब वो जब गुज़र जाएंगे तो वो स्मृति भी मानो मिट जाएगी। दिनों दिन धुंधलाते दूर से दूर तर खोए जाते निर्जल अतीत में खो जाएंगे। ऐसा पारंपरिक बीज हमारे यहाँ था, ये भी बाद में कोई नहीं सोचेगा। जाते जाते हमें सजल आँखों से देखते हैं, और कवि ये कल्पना करते हैं कि वे जाते जाते हमें सजल आँखों से देखते हैं। वो बीज जा रहा है स्मृति में, उसकी आँखें सजल है, उसे रोना आ रहा है कि हाँ हमारी भी आँखें सजल। देखिए, हमारी भी आँखें सजल हो जाती हैं, किसान की आँखें सजल हैं, बीज की भी आँखें सजल हैं कि उन्हें बस अंजुरी भर ही जल चाहिए था जीते जी सिंचन के लिए। उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत थी सिंचन के लिए, इन पारंपरिक बीजों के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत थी, और अब तर्पण के लिए बस अंजुरी भर ही जल। अब जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनके तर्पण के लिए भी बस अंजुरी भर ही जल चाहिए। वे नहीं हैं आधुनिक पुष्ट दुष्ट संकर बीज। कवि कहते हैं वो एकदम से साधारण से बीज थे हमारे भारत भूमि के। वे नहीं हैं आधुनिक पुष्ट दुष्ट संकर बीज। क्रीम पाउडर की तरह देह में रासायनिक खाद कीटनाशक मले। जैसे हम क्रीम पाउडर को मलते हैं अपने देह में, वैसे ये जो पुष्ट दुष्ट संकर बीज है क्रीम पाउडर की तरह रासायनिक और कीटनाशक मलते हैं अपने ऊपर, तभी वो आते हैं हमारे पास। बड़े बड़े बांधों के डुबाओ जल के बाथ टब में नहाते लह लहे। और फिर जाते जाते कविता के अंत में कवि और व्यंग करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े बांधों के जल की ज़रूरत होती है इन संकर बीजों के लिए, इन दुष्ट संकर बीजों के लिए। जो जैसे हम बाथ टब में जो नहाता है, काफ़ी पानी चाहिए होता है बाथ टब में वो नहाते हैं जिससे पानी वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे भी इन दुष्ट पुष्ट संकर बीजों के लिए बड़े बड़े बांधों का जल चाहिए होता है। सिंचाई के जो भी बांध हैं वो इन खेतों के लिए ही उनका निर्माण किया गया। तो जाते जाते बस अंजुरी भर ही जल चाहिए था जीते जी सिंचन के लिए, यूँ कहकर वो बीज हमसे विदा लेते हैं कि हमें बस अंजुरी भर ही जल चाहिए था जीते जी सिंचन के लिए, और अब तर्पण के लिए भी बस अंजुरी भर ही जल चाहिए। हम नहीं हैं आधुनिक पुष्ट दुष्ट संकर बीज। कविता आपको समझाने में शायद सफल हुई हूँ। वैसे काफ़ी देशज शब्दों का प्रयोग कवि ने किया, जिनका अर्थ ढूंढ निकालना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम था। डर था कि कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दूं। ज्ञानेंद्रपति जी के बारे में कहीं पढ़ रखा है कि वे अवसरानुकूल नए शब्दों के निर्माण की उनकी जो साहसिकता है वो कुविख्यात होने की हद तक विख्यात है, कुविख्यात होने की हद तक विख्यात। और ये बीज व्यथा पढ़कर भी मुझे भी यही लगा कि ये सच है, हमें भी लगा। काफ़ी छानबीन करनी पड़ी देशज शब्दों के अर्थ ढूंढ निकालने में, खास करके केरल में रहने वाले हम लोगों के लिए। लेकिन राहत तब मिली जब स्वयं लेखक से बात हुई और उन्होंने कविता में निहित अर्थ को समझाया। काफ़ी टाइम निकाल कर उन्होंने इस कविता के भाव पक्ष को समझाया, तभी मैं यहाँ इस कविता को प्रेजेंट कर पाई। खुशी इस बात में भी है कि स्वयं ज्ञानेंद्रपति जी ने हमारे चैनल के लिए एक इंटरव्यू का वादा किया है, जिसे हम शीघ्र ही अपलोड करेंगे, जिसमें वो इस बीज व्यथा कविता और उसके लिखने के पीछे उनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट करेंगे। अच्छा, तो अब सिमटने का वक्त आ गया है। धन्यवाद।